सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं और खास खबरों के पिटारे के साथ, और जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महावृक्षारोपण का आगाज किया गया है और जिसमें कई करोड़ यानी कि 35 करोड़ तक के पौधों का रोपण किया जाएगा। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अयोध्या के घटनाक्रम में क्या कुछ अपडेट एसआईटी की ओर से सामने आया है और साथ ही साथ आपको स्तब्ध करने वाले हत्याकांडों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां आज महावृक्षारोपण 2026 के अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस साल प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इस बड़े अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ चलने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाना है। बिल्कुल, देखिए, जहां सरकार ने सभी विभागों, सामाजिक संस्थाओं तो वहीं आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पौधारोपण को आंदोलन बनाएं। जहां पौधारोपण महायज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम मंत्री भी इस समय मौजूद हैं। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। और उस धरती माता के बारे में भारतीय ऋषि का जो संकल्प रहा है वह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। वृक्षारोपण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत लगाए जा रहे हैं और ये सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में संपन्न करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से शुरू किया है, मैं झांसी जा रहा हूं, बाकी सभी माननीय मंत्रीगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी सांसदगण, सभी विधायक, यानी वन ही जीवन है, इस लक्ष्य को लेकर के सभी लोग वृक्षारोपण में लगे। धन्यवाद। सब अपील क्या करेंगे? सबसे अपील करेंगे हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम स्थापित करे और उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे। तो निकिता, दर्शकों को लिए चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस प्रकरण से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस मामले में याचिकाओं में मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने, विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन
और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए विशेष समिति बनाने की मांग भी की गई है। बिल्कुल और देखिए, याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में चढ़ावे और दान की व्यवस्था को लेकर भी पारदर्शी जांच की मांग उठाई है और अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है और इसी पर बनी है हमारी एक खास पेशकश। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक इस मामले में सामने आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी, जिसमें 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग भी की गई है। हालांकि विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े जज को जांच सौंपी जाए। एसआईटी में नाम भी नहीं आए, एफआईआर में नाम भी नहीं आए, कोई आदमी इस्तीफा दे दे, कोई बड़े बड़े वक्तव्य दे दे, नहीं। दंड कहाँ है, भय कहाँ है, दोषारोपण और दोष के ऊपर एक फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी कहाँ है। एक न्यायिक जांच जो अगर विश्वास जगाना चाहती है तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के कोई बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए, जो जिसके नाम से विश्वास जगे, निष्पक्ष, स्वतंत्र और एकदम साफ गोई के साथ। So have we, if you remember last week I have demanded a Supreme Court monitored investigation into the Ram Mandir probe. Looting the Ram temple by the trustees appointed by the BJP has shaken the faith of all of us. Of course our faith is in Lord Ram, but what the BJP is doing is playing with the sentiments of Hindus, and the Hindus will not forgive the BJP. देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के मंदिर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो सिर्फ चंदा चोरी नहीं हुई है, उसमें चांदी जो लोगों ने डोनेट की थी उसकी रिसीट नहीं दी गई, सोना डोनेट करने वालों को, आभूषण डोनेट करने वालों को रसीदें नहीं दी गई, जमीन के अंदर खरीद बिक्री में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है, 300% से लेके 500% की मुनाफाखोरी उसमें हुई है। तो ये बड़ा मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी नहीं कर सकती है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि कौन लोग चोर हैं, इन चोरों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। जबकि बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि जांच जारी है, कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने एफआईआर कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर एफआईआर हुई। सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन कृपया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं दल, उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद की तीमारदारी के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था धन्नीपुर के लिए, उस बारे में क्या उन लोगों से हिसाब पूछेंगे ये, या मदरसों में जो फंडिंग कहाँ से आ रही उस बारे में कोई हिसाब किताब इनके पास पूछने का कोई मन है क्या? वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। सपा सही मायने में नमाजवाद है। राम मंदिर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इधर मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने गुरुवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10-20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी, अब बमुश्किल 15 गड्डियां ही बन रही हैं। पहले काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। तो देखिए निकिता, कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि क्या कुछ इसमें सुनवाई होती है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए एक बात यहाँ पर समझने वाली यह भी है कि अयोध्या राम मंदिर में कथित घोटाले का जो मामला सामने आया है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और अब हर कोई जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिर इसमें जो आरोपी हैं वो मुख्य आरोपी कौन है, आखिर किनकी
जो सरपरस्ती है और जिस तरीके से देखिए एसआईटी की ओर से भी बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, तो सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें क्या कुछ बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना राशिद रशीदी अपने एक बयान को लेकर फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत में लड़कियों की शादी में देरी होने से रेप जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। जी निकिता, रशीदी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। उनके इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि अपराध रोकने की जिम्मेदारी पीड़ितों या उनकी शादी की कम उम्र नहीं बल्कि अपराधियों पर होनी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए महिला अधिकारों से जुड़े लोगों ने भी इस तरह के बयानों की आलोचना की है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनका बयान महिलाओं को लेकर आया है। हाल ही में रशीदी ने दावा किया कि भारत में लड़कियों की शादी में देरी से रेप समेत अपराध दर बढ़ रही है। रशीदी के मुताबिक रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शादियों में देरी हो रही है। अगर आप अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उनकी शादी जल्दी कर दें। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सुनिए। नहीं, ये ऐसा बात बोलना बहुत गलत बात है। देखिए सरकार ने शादी के लिए एक उम्र तय की है। 18 था, अभी 21 कर दिए, क्योंकि 18 साल के उम्र में भी जो लड़कियां होती है उनके जो ये होता है ना कि वो बच्चे जन्म करने के लिए उनका शरीर सही तरह से सही नहीं होता, उनको थोड़ा और एज के हिसाब से लेना चाहिए। तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा एज ना हो, कम एज में शादी की जाए। कम एज में शादी तो एक एक्सप्लॉयटेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि आप रेप को जस्टिफाई कर रहे हो। एक्चुअली मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो झूठ नहीं बोलता और मौलाना रशीदी कभी सच नहीं बोलते, इसलिए उन्हें पहले इस्लाम को जानना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने भी सुना। मैं कहती हूँ कि मौलाना राशिदी जैसे लोगों की छोटी मानसिकता को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि बगैर पढ़े लिखे लोग सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं। आज अगर भारत की महिलाओं की बात करूं मैं तो पूरे विश्व में परचम लहरा रही हैं। आज अगर जैसे कहते हैं कि पश्चिम देशों का से नहीं था, पर मैं कहूँ आज चाहे वो फोर्स है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो पायलट हैं, जितनी भी महिलाएं आज पूरे विश्व में अगर संख्या की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में आत्मनिर्भर। माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। महिलाओं को, पुरुष और महिलाओं को दोनों को बराबर खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी। और वहाँ ये मौलाना राशिदी जैसे अगर ऐसे घटिया बयान देते हैं तो मुझे इनकी सोच पे बहुत तरस आता है। ये घटिया लोग हैं, ये नाम के मौलाना है, ये कठमुल्ला है। ऐसे लोगों को ना सरेआम सड़कों पे खड़ा करके पीटना चाहिए। देर अब यानी कि आप रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर किसी बिटिया की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई और उसका रेप होता है तो आप जस्टिफाई, ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए। और ऐसे ही लोग सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, ये तो कहते हैं 14 साल 12 साल में विवाह कर देना चाहिए, और हम कतई इससे सहमत नहीं है। ये जिन्होंने मौलाना ने बयान दिया है इनको तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पे मामला दर्ज होना चाहिए। आप बेटियों के खिलाफ रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसका कारण बता रहे हैं कि बढ़ती उम्र में शादी नहीं होने के कारण रेप होता है। ये महिलाओं के प्रति उनकी जो है घटिया मानसिकता को दिखाता है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मुस्लिमों में भी यदि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का निकाह होता है तो ये कानूनन गलत माना जाएगा। ऐसे मामलों में पॉक्सो के तहत कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सवाल उठने लगे। इस बीच साजिद रशीदी ने ये बयान दिया कि देर से शादी रेप का कारण बनती है। अब उनके बयान की जमकर किरकिरी हो रही है। तो निकिता, कहीं ना कहीं मौलाना साजिद रशीदी जो है अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और उनके इस बयान के बाद लगातार इस पे प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए लागू होंगे। जहां नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन को गाया जाएगा। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, जान लेते हैं क्या कुछ खास।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना या बजाना जरूरी है। निर्देश के मुताबिक एक ही कार्यक्रम में दोनों में से पहले वंदे मातरम और फिर जन गण मन होगा। जिन राज्यों में राज्य गीत होता है वहां भी सीक्वेंस का पालन करना होगा। सभी राज्यों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमेशा उनके असली शब्दों, सही उच्चारण और तय नियमों के अनुसार ही गाया और बजाया जाए। इस आदेश के बाद वंदे मातरम पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। सुनिए विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। It is fine and it is definitely we all should respect Vande Mataram and National Anthem, but I have not seen the notification or the direction. But this government, the way things go, if they are inserting some political agenda into it, or trying to put people in some kind of, see, by mistake, if some minor pronunciation or something happens, let it not be the situation that they'll be put to jail or something. I have not seen this notification or the directive, but the kind of directives issued by this government always has a dictatorial color and flavor attached to it. उनको शुद्धता का ज्ञान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो तो शुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं, गा ही नहीं सकते हैं, तो लोग तो प्रयास, उनका विरोध, हम जनगणना और वंदे मातरम का मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये आदेश देना है कि शुद्धता से उसको पढ़ना चाहिए। जिन्होंने आदेश जारी किया, जिनकी इशारे पर आदेश जारी हुआ, क्या उन्हें आता है क्या शुद्धता से पढ़ने का? पढ़ाना है नहीं, बस अरे इन्हें पढ़ा भी दो, शिक्षा हासिल कर लें। शिक्षा चाहिए सबसे पहले देश के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। वहीं एनडीए के नेता केंद्र सरकार के इस फैसले को एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। ये देखिए, निश्चित रूप से हमारी राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान, और इसका उच्चारण बचपन से हम लोग करते आए हैं, और राष्ट्र की अस्मिता सर्वोपरि है, सर्वस्व है। और अगर वर्तमान में युवाओं को, छात्रों को इसके उच्चारण के प्रति सजग करने का एक प्रयास हो रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, सकारात्मक प्रयास है। वंदे मातरम देश की प्रतिभा, देश का इतिहास, देश की गौरवशैली, उसके बारे में एक लोक गीत है, जनगीत है, राष्ट्रगीत है, और सभी को भारत के रिस्पेक्ट में ये गाना ही चाहिए। अपने माँ का सम्मान का ये गाना है, और भारत माता हमारी माँ है, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने ये जो ऐलान किया है, इसका हम प्रशंसा करते हैं। हालांकि पिछले 5 महीनों में दूसरी बार सरकार ने वंदे मातरम पर निर्देश जारी किए हैं। ये वाला निर्देश 9 जुलाई को सभी राज्यों और मंत्रालयों को पत्र के रूप में भेजा गया है। मतलब कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, लगातार जो यह मुद्दा है वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर विपक्ष तो हमलावर रहता ही है, लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ इस पर अपडेट है? देखिए निकिता, लगातार राष्ट्रीय गीत को लेकर लंबी बहस होती है देश में। जब भी सरकार के तरफ से सदन में इस तरह के जो कानून लाए जाते हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह के जो कानून है वो कानून को लागू किया जाता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कोशिश करता है और सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से लगातार की जाती है। क्योंकि लगातार 5 महीने में दूसरी बार गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, और सभी राज्यों को निर्देश भेज दिया गया है कि जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया जाए, उसके बाद राष्ट्रीय गान गीत गाया जाए। तो उसको लेकर लंबी बहस देश में होती ही रहती है, और जिस तरह से विपक्ष ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर वक्त भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के नाम पर, भले ही राष्ट्र के नाम पर किसी भी चीज को लागू करने की वो बात करते हैं, लेकिन वो हर समय राजनीति करते हैं, हर चीजों में वो राजनीति ढूंढते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बीच उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। जी अरविंद, सरकारी गाइडलाइन पर जो है विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है?
देखिए लगातार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, चाहे एनसीपी शरद पवार की गुट हो या फिर कांग्रेस पार्टी के गुट की तरफ से या डीएमके की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है वो राज्य पर थोपने की जैसे यह कानून वो लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि राज्य के अपने भी गान होते हैं। राज्य अपने कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है उससे राज्य का गान बजता है, उसके बाद राष्ट्र के गान हम बजाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हर वक्त केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाखुश जता रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की तरफ से राकेश सिन्हा है, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त राजनीति करती है। अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बीच भी फर्क डालकर वो राजनीति करना चाह रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रहलाद यादव हो, रांची से विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इस कानून के जरिए कुछ समुदाय पर इस तरह के कानून थोपना चाहती है, क्योंकि लगातार उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है या फिर किसी भी तरह के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं जो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर ये केंद्र सरकार कानून राज्य और राज्य गान थोपने जैसा वो कानून लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल अरविंद, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, तो वही विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकांक्षा, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो विषय है वो इस समय पूरे तरीके से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर विपक्ष पहले भी हमलावर रहा है। खासतौर पर वंदे मातरम को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं कि ये थोपने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति जो है वो करती है। तो ये आरोप जो है वो विपक्ष की ओर से पहले से भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। आकांक्षा, खबरें जो है लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 556 अरेबिया मदरसों को मिलने वाली सरकारी अनुदान को बंद करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, और देखिए इस फैसले के बाद जहां प्रदेश में मदरसों की वित्तीय व्यवस्था को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं सरकार का साफ तौर पर कहना है कि नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव के तहत यह कदम उठाया गया है। और कुछ क्या सरकार की ओर से कहा गया, तो वहीं विपक्ष का क्या कहना है, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया था। इस फैसले के तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधीन लाकर उनमें आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया था। अब धामी कैबिनेट ने फिर राज्य के मदरसों को लेकर बड़ा नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत उत्तराखंड में 456 अरेबिया मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम और नई मान्यता नियमावली लागू करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। 1 जुलाई से ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्ववर्ती मदरसा शिक्षा बोर्ड और इससे जुड़े पूर्व के अधिनियम निरस्त हो चुके हैं। चूंकि मदरसा बोर्ड अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में उसके तहत संचालित होने वाले मदरसों को अनुदान और बजट अप्रासंगिक हो गए थे। वहीं धामी सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत भी गरमानी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने धामी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो संस्कृत पाठशाला हो, चाहे वो हिंदी की पाठशाला हो, सबको एक समानता के साथ देखना चाहिए और हर समाज को, हर वर्ग को पढ़ने का अधिकार है। हर वर्ग को अपने विद्यालय, अपने संस्था को आगे बढ़ाने का अधिकार है। सरकार केवल और केवल आज वोट के लिए ये बंटवारे का काम करती है और लोगों को बांटकर अपने वोट की सिद्धि करना चाहती है। सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सहयोग करना। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अलग थलग एक पहचान है। हिंदू मुसलमान करेंगे बात, कहीं नमाज की बात करेंगे, कहीं मदरसे की बात करेंगे, इसके अलावा है इनके पास? इनके अलावा क्या है? क्या बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का इनके पास कोई काम है? किसान परेशान है, खाद कोई है? दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, कोई है इनके पास?
we are seeing multiple cases, situations where minorities are strangled in many ways. Whether it is FCRA, whether it is Waqf, whether it is now the Uttarakhand government's decision, see, all these are, again, they don't leave even one option to strangle the minorities. That what does the government stand for? Government stands for everyone. Government stands for the interest of everyone. So why strangle one religion or what has been going on? Why stop it? Why do that? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और हमारी पार्टी भी इसका कड़ा विरोध करती है। जो चला रहा है मदरसा चल रहे या संस्कृति बोर्ड का मामला हो, ये सबका अनुदान क्यों बंद करिएगा भाई? अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है सबको, अपने धर्म का प्रचार करना हर आदमी को अधिकार है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो धार्मिक क्रियाकलाप या उनकी जो धार्मिक शिक्षा है वो सरकार के भरोसे ना हो। सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए। मुसलमानों के पास स्वयं इतना पैसा है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा, कुरान की शिक्षा, उर्दू की शिक्षा अपने पैसों के बलबूते पर ले सकते हैं और उन्हें स्वयं जो है रिसोर्सेज पैदा करना चाहिए, बनाना चाहिए। मदरसों के मैनेजमेंट खुद अपने हाथ में लेना चाहिए और एक अच्छी तनख्वाह जो वहाँ पढ़ाते हैं उन टीचरों को देना चाहिए। इसलिए अगर उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ उत्तराखंड की धामी कैबिनेट के मदरसे वाले इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और संत समाज ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया संविधान के अंतर्गत ही लिया है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो संविधान संगत है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर के ऐसा करना ये उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको पूरा करना ये सरकार का विधिवत काम होता है। ये विधिवत काम हो रहा है, इस पर किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो मदरसा को ग्रांट दिए जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर गलत काम हो रहा है, वहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है और उत्तराखंड की सरकार ने जो ग्रांट और फाइनेंशियल एड देने का काम पहले किया था कांग्रेस सरकार ने, उसे रुकाया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो वेशभूषा से तो नेता लगते हैं, लेकिन आचरण से, आचार विचार से संत हैं, साधु हैं। तो जो फैसला ले रहे हैं वो सनातन के हित में ले रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के हित में ले रहे हैं। तो कैबिनेट ने किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। विद्या जो है सरस्वती माँ सबकी है, सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसी मदरसे को विशेष रूप से अनुदान अगर सरकार देती है और वहाँ संख्या अगर 5 जा रहे विद्यार्थी को, लिखित में अगर 12 हजार है तो वो भ्रष्टाचार है और उसको रोकना सरकार की ड्यूटी है। तो ये अच्छा है। और हमारे मुस्लिम बच्चे भी जो हैं वो इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो अपने कुरान के साथ में विज्ञान का, गणित का, टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो देश के लिए उनकी सेवा का मौका उनको मिलेगा। राज्य में संचालित सभी पंजीकृत अरेबिया मदरसों के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाया गया है। इन्हें सरकारी स्कूलों को मिलने वाली मध्याह्न भोजन योजना, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जैसी सुविधाएं लेने के लिए शिक्षा विभाग और विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता लेने के बाद प्राधिकरण से मान्यता लेनी अनिवार्य है। इस बदलाव के तहत मदरसों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित आधुनिक पाठ्यक्रम लागू किया गया है। मदरसे अपनी दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा तो जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाने होंगे। तो देखिए निकिता, अगर कहीं ना कहीं बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो कहीं ना कहीं अपने बड़े फैसलों को लेकर जाने जाते हैं। चाहे उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की बात हो या फिर ऑपरेशन कालनेमी की बात हो,
धामी सरकार के बड़े फैसले हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं जब धामी सरकार की बात होती है तो यूसीसी जो है वो एक बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। और अब ये मदरसे को लेकर जिस तरीके से उनकी ओर से फैसला लिया गया है, हालांकि देखिए यहाँ पर ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर रहता है, फिर चाहे वह कोई भी विषय हो। चलिए कांक्षा, अब आगे बढ़ जाते हैं। जब भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को शनिवार को बड़ी मजबूती मिली है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के डॉक यार्ड पर आयोजित समारोह में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आईएनएस महेंद्रगिरी को आधिकारिक तौर पर नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया है। जी निकिता, यह भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत है, जिसे आधुनिक स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत और मारक क्षमता में शनिवार को ऐतिहासिक इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को आधिकारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में कमीशन कर दिया है। यह भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत है। इस कार्यक्रम के बाद भारतीय नेवी चीफ एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आईएनएस से बातचीत की और आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में विस्तार से बताया। आईएनएस महेंद्रगिरी को जो कमीशन होना और हमारे फ्लीट में उसका सम्मिलित होना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। द इंडियन नेवी टुडे गेट्स अ वेरी पोटेंट, अ वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन टू इट्स फ्लीट। जैसे कि आपने कहा है कि जो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक और प्राइवेट दोनों ने अभी मैच्योर इंटीग्रेटेड तरीके से उनका ग्रोथ हुआ पिछले कुछ सालों में। जो बिल्ड टाइम है, बिल्ड समय जो समय लगता है उसको बिल्ड करने में, वो काफ़ी 50% घट कर आईएनएस महेंद्रगिरी आज तैयार हुआ है कमीशनिंग के लिए। साथ ही उसका इंडिजिनस कंटेंट 75% तक 75% तक बढ़ गया है। ये बहुत गर्व की बात है। इंडियन नेवी एक आत्मनिर्भर फोर्स है और हमारी हम हमेशा ही यही कोशिश रहती है कि जितना हो सकता है हम आत्मनिर्भरता के साथ अपने सारे प्रोग्राम चलाएं। स्वामीनाथन ने आगे बताया कि हम हर रोज सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और आत्मनिर्भर हैं। दुनिया भर में कैसे टेक्नोलॉजी होता है, लोग कैसे सोचते हैं, जाहिर है हमको अडेप्टिव रहना चाहिए। और जैसे वो हमारे एडवर्सरीज, हमारे बाकी लोग जैसे लड़ते हैं, उसको देखते हुए हमको अपने भी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर कोई कोई देश के लिए प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को हम सुलझा सकते हैं विद आवर मिलिट्री पावर। So when we build hardware, when we build hard power, hard capabilities, it's important for us to be adaptive, to be cognizant of the trends of technologies that are prevalent all over the world. And the Indian Navy does that. हम लोग हर रोज़ ऑब्जर्व करते रहते हैं कि बाकी आर्म फोर्सेस क्या कर रहे हैं, बाकी एडवर्सरीज क्या कर रहे हैं, और हमको हमेशा ही उनके यदि एक कदम आगे रहना है तो जाहिर है तो हमको भी वो सारे टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना है जो हमको चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो सारे टेक्नोलॉजीज़ आज के ज़माने में यहीं पर भारत में ही बन रहे हैं। तो हम एक आत्मनिर्भर फोर्स हैं। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी जिक्र किया और कहा कि हम वॉर जोन से हमारे वॉरशिप्स को निकाल कर ला रहे हैं। जहाँ तक आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात की है, ये कोई इंडियन नेवी के लिए कोई नया रोल नहीं है, ना ही कोई बड़ी बात है। ये हमारे रोल में से हैं, हमारे जितने भी रोल में से वी आर मेंट फॉर दिस। अभी मौका मिला है और इट इज़ अ वॉर जोन, और वॉर जोन में जाहिर है कि जितने भी मर्चेंट शिप्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके वहाँ से लाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ये निर्णय सिर्फ इंडियन नेवी नहीं करता अकेला। इंडियन नेवी को कहा जाता है बाय द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कि आप जाके करके आइए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पीक्स टू वेरियस गवर्नमेंट्स। एक माहौल बना करके हम वहाँ से वॉर जोन से हमारे वॉरशिप्स को निकाल के लाते हैं। ये हमारे लिए कोई ना ही कोई नया रोल है, ना कोई नई बात है। वी आर मेंट फॉर दिस, वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस, वी हैव बीन रेज्ड फॉर दिस, एंड वी आर डूइंग इट हैप्पीली, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट in a time of national crisis, before it became a national crisis, when the nation wanted the Indian Navy to be present in the Strait of Hormuz to escort our merchant ships of safely from there, we have been able to do it, and this is just our job, and we will continue to do it in the years to come.
आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। यह युद्धपोत स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की लगातार बढ़ती विशेषज्ञता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस स्टील्थ फ्रिगेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि आईएनएस महेंद्रगिरी भारत के समुद्री इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक मजबूत दीवार साबित होगा। निकिता, आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल करना कहीं न कहीं भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी एक एमबीबीएस डॉक्टर पर दहेज उत्पीड़न और 1 करोड़ रुपए की मांगे जाने से मारने की धमकी और कोर्ट परिसर में पत्नी को 3 तलाक देने का गंभीर आरोप लगा है। बिल्कुल, और देखिए जहां पीड़िता की शिकायत पर बरेली के कैंट थाने में डॉक्टर और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया है। साथ ही साथ पीड़िता के अनुसार उसका निकाह हरिद्वार के सुल्तानपुर अदमपुर निवासी डॉक्टर मुस्तकीम के साथ हुआ था और जहां शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष ने डॉक्टर के लिए जो है अस्पताल खोलने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की मांग भी की थी और जहां महिला का आरोप है कि मांग पूरी ना होने पर उसे लगातार प्रताड़ित भी किया गया। जो निकिता, महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि ससुराल पक्ष ने संपत्ति को लेकर भी दबाव बनाया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अधिक जमीन दिखाकर आर्थिक लाभ लेने की भी बात कही है। विरोध करने पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। बिल्कुल, और देखिए जहां महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में पति और उसके परिजन बरेली आए और जहां जान से मारने की धमकी भी दी गई और बाद में यह मामला जो है वो लगातार देखिए और भी ज्यादा बढ़ता रहा और जिसके कारण आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस मामले में कैंट थाने में शिकायत को दर्ज किया गया है जहां सीओ प्रथम आशुतोष की ओर से इसमें महिला की तहरीर पर पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट को दर्ज कर लिया गया है। वह इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। ने कोर्ट परिसर बरेली में एक महिला को उसके डॉक्टर पति ने कोर्ट परिसर के अंदर 3 तलाक दे दिया। दरअसल आप ये पूरा मामला बरेली के कैंट थाना क्षेत्र का है जहां पर एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्हें तमाम सारे जो आरोप है वो अपने डॉक्टर पति पे लगाए। दरअसल सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस महिला की शादी करीब 7 साल पहले हरिद्वार के एक डॉक्टर के साथ हुई थी। उसके बाद से ही महिला ने जो आरोप लगाया है कि जो डॉक्टर है उसका परिवार है दहेज के लिए मांग करता है। करीब 1 करोड़ रुपए की भी उसमें मांग की गई और तमाम सारी ऐसी जमीन जायदाद को लेकर भी, फर्जी दस्तावेजों को लेकर भी महिला को प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद महिला कैंट थाने पहुंचती है, वो शिकायत कर दी और पुलिस इस पूरे मामले में पति और ससुराल पक्ष पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा इस पे जो गंभीर धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज कर लेती। फिलहाल अब जो पुलिस जो है पूरी जो जानकारी है वो जुटाने में लग गई है और वही महिला का जो आरोप भी है कि उसके साथ उसका जो पति है उसने इससे पहले भी हरिद्वार में एक बार और उसको 3 तलाक दिया था, लेकिन कैसे न कैसे करके पत्नी ने परिवार को देखते हुए परिवार बिगड़े ना इसको लेकर उसने अपने पति को समझा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर जब उसके बाद जब पति से विवाद हो जाता है तो महिला अपने बरेली में अपने मैके रहने लगती है। इसी बीच को लेकर जब पति जो बरेली कोर्ट परिसर में तारीख में आता है तो इसी बीच वो महिला से 3 तलाक कोर्ट परिसर में बोल देता है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पंजाब के घटनाक्रम की ओर जहां कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है और जहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात भी की और इस बैठक के बाद पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी निकिता, वहीं कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कहा कि पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं जो समझौते करने वाली राजनीति करें। उन्होंने नेतृत्व और संगठन को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और इसे पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, जान लेते हैं क्या कुछ खास है। तेल देखांगे, तेल दी धार देखांगे। ठोक के बोलण ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ नहीं होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के ये बयान काफी हद तक साफ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या हो सकती है। आज
चन्नी और उनके समर्थक नेताओं ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात साफ की है और मीटिंग के बाद दो टूक कहा कि हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ नहीं जरूरत। चन्नी गुट के नेताओं की मांग साफ है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। वहीं चन्नी ज्यादा नहीं बोलकर भी सब कुछ साफ साफ बोल रहे हैं। वहीं अब कॉम्प्रोमाइज्ड जैसा एक शब्द पूरी कहानी को साफ कर रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के कॉम्प्रोमाइज्ड वाले बयान पर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल 4.5 साल पौने 5 साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साडे चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तां असीं इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकदे सी जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए। हर पक्ष को सुनने वाले पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने दो टूक कह दिया है कि अगर कोई नेता अनुशासन की सीमा लांघेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन की सीमा लांघेगा चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस ने 1 जुलाई को घोषणा की थी कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसी के बाद चन्नी गुट की नाराजगी बढ़ी और अब बात और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं चन्नी का तेल वाला बयान राजनीति के जानकारों के लिए एक बड़ा इशारा है। अब देखना यही होगा कि चन्नी का अगला कदम क्या होता है और कांग्रेस आला कमान इस घमासान को कैसे खत्म करती है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 23 वर्षीय युवा इंजीनियर आर्यन प्रजापति की मौत हो गई। फर्रुखाबाद निवासी युवक ड्यूटी पर जा रहा था, तभी जलभराव वाले रास्ते से गुजरते समय उसका पैर फिसल गया और वह एक नाले में जा गिरा। बिल्कुल, देखिए जानकारी यह भी सामने आई है कि नाले में बिजली का करंट दौड़ रहा था। आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बारिश के कारण जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है, तो इसी बीच इस तरीके के जब दर्दनाक हादसे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी पोल खोल देते हैं। देखिए अगर इसी हादसे की बात की जाए तो उसकी चपेट में आने से आर्यन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग चाहकर भी आर्यन की मदद नहीं कर सके। देखिए हमारे नोएडा में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में फर्रुखाबाद के 23 साल के युवा इंजीनियर की मौत हो गई। मौत करंट बनकर आई और इंजीनियर आर्यन प्रजापति के दिल की धड़कनों को रोक कर चली गई। दरअसल ड्यूटी पर जाते समय जलभराव से भरे रास्ते में पैर फिसलने के कारण आर्यन एक ऐसे नाले में जा गिरा जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सके। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बिजली आपूर्ति बंद कराकर आर्यन को नाले से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आर्यन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए उसके चाचा क्या कह रहे हैं। सर मेरे पास सुबह कल कॉल आई थी दिन में सुबह कि तुम्हारा भतीजा चिपक गया है, आप आ जाओ जल्दी से। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी करके गए, वहाँ पहुँचे। जब हम पहुँचे हॉस्पिटल तो पता चला वो उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने हमने मिलने नहीं दिया, हमें उनसे कहा कि आप चौकी जाओ पहले। तो हम लोग चौकी गए तो वहाँ पता था किया, तो उन्होंने पुलिस वालों ने हमें दिखाया कि कहाँ क्या वारदात हुई। तो हम लोगों ने जब वहाँ CCTV देखा तो देखा कि वो नाले के किनारे पट्टियाँ पड़ी हुई थी, नाले के ऊपर उस पर जा रहा था। तो आगे मतलब कुछ जगह मतलब पट्टियाँ पड़ी हुई नहीं थी और वहीं उसे पता नहीं बिजली का झटका लगा। तो बिजली झटका लगा, वो सीधे नाले में चला गया। नाले में जब गिरा तो एक बंदा उसे बचाने के लिए भी गया। जब बचाने एक बंदा गया तो पता चला कि उसे भी करंट लगा, वो तुरंत अपना पीछे भाग गया। तो उसके बाद फिर किसी ने उसे बचाया नहीं। फिर उसके बाद जब पुलिस की सहायता होगी या फिर तब लाइन कटी होगी तब उसे वो बाहर निकाला गया। आर्यन फर्रुखाबाद के कायमगंज का रहने वाला था। वो नोएडा की एक निजी कंपनी में सोलर पैनल
एवं इन्वर्टर निर्माण इकाई में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और गुरुवार सुबह रोज की तरह नौकरी पर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही थी। बहरहाल स्थानीय लोगों ने इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जल भराव वाले क्षेत्रों में खुले नालों और बिजली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो निकिता, कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे जो हैं प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब आगे मानसून का भी अब समय आने वाला है, बारिश का दौर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो आकांक्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा स्तब्ध करने वाली बातें ये हैं कि आखिर पहले से अलर्ट क्यों नहीं रहा जाता है, और यही कमियां हैं जिसके कारण इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पुणे के पास मौशी में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और जहां कचरे का ढेर गिर जाने से हादसे में अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो निकिता, शनिवार को राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे से 5 और शव निकाले गए, जिसे पोस्टमार्टम के लिए YCM अस्पताल भेज दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए जहां हादसे के 72 घंटों के बाद भी राहत और बचाव कार्य जो है वो पूरे तरीके से युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मलबे में दबे शवों को निकालने की हो रही देरी के कारण उन मृतकों के परिजनों का सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। जो निकिता, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF और सेना को लगाया गया था, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई 100 लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी पुलिस से भिड़ंत भी होती हुई देखी गई। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में पुणे के पास मोशी में एक 3 मंजिला इमारत पर कचरे का ढेर गिर जाने से हुए हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शनिवार को राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे से 5 और शव निकाले गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए YCM अस्पताल भेजा गया। हादसे के 72 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मलबे में दबे शवों को निकालने में हो रही देरी के कारण उन मृतकों के परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF और सेना को लगाया गया था, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई 100 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, जिनकी पुलिस से भिड़ंत भी हुई। मौसी का लड़का है वो, पिछले 3 दिन 67 घंटे हो गए, लेकिन यहाँ पर काम बहुत स्लो चल रहा है। पहला जो 8 आवर था, जो गोल्डन आवर था, उसमें प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, उसी वजह से ये लोग फंसे रह गए अंदर, और अब 67 घंटे हो गए हैं। अब ये जिंदा है या नहीं है इसकी भी हमें शाश्वती नहीं है। यहाँ का कोई भी बड़ा अधिकारी या म्यूनसिपल का, कॉरपोरेशन का हो, NDRF का हो या आर्मी या आपातकालीन का हो, कोई कुछ नहीं बता रहा है। खाली वो आते हैं, हमको साइड में करते हैं, अंदर चले जाते हैं, अंदर कुछ चल रहा है ये हमें नहीं बताते, कब जाने वाले, कब हमारे आने वाले भाई ये भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए हम 3 दिन से इधर बाहर ही खड़े हैं। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने राहत बचाव कार्य को लेकर कहा कि मलबे के रूप में पड़े कंक्रीट के स्लैब, बीम और कॉलम को हटाने के लिए 2 नई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें कंक्रीट को तोड़कर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगी। उन्होंने जानकारी दी कि 16 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी काफ़ी नए 2 मशीन्स बड़े हमने लाए हैं। जो स्लैब है, जो कॉलम्स है, बीम्स है कंक्रीट के, उसको क्रश करने में ये मशीन की वजह से हमको कामयाबी मिल रही है। एक तरफ ये मशीन है, दूसरी तरफ और एक मशीन है, बाकी 15 पोकलेन है। तो अभी कल रात से जो काम हो रहा है उसमें अभी जो ऊपरी वाली मंजिल का जो स्लैब था उसको तोड़ने में अभी कामयाबी मिली है। वो तोड़ के उसका मलबा हटाने का काम अभी चल रहा है। उसके बाद में जो नीचे वाला फ्लोर है, जो स्लैब है, वो तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा और ये जो लोग वहाँ फंसे हैं वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। Here since morning you must have witnessed the rescue operation going on on a full scale here. So till today we have been able to rescue 16 persons. So 14 persons we had rescued 2 days back on 8th of July. They're all fine. Yesterday we had recovered 1 person. He was unfortunately he was found dead. तो निकिता, चलिए अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं खेल जगत की ओर, जहां हम बात करेंगे फीफा विश्व कप की।
फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। टीम ने अब तक टूर्नामेंट में एक भी मैच गंवाए बिना सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं क्वार्टर फाइनल में प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर जीत दर्ज करने के बाद फ्रांस अब खिताब से सिर्फ 2 कदम दूरी है। बिल्कुल, और देखिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उसे इस बार विश्व कप जीतने की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में भी गिना जा रहा है। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, देखिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में फ्रांस ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। फ्रांस लगातार 3 फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले ब्राजील और जर्मनी ये कारनामा कर चुके हैं। फ्रांस ने 2018 का विश्व कप जीता था। वहीं 2022 में फीफा विश्व कप में फ्रांस फाइनल तक पहुंचा था, जहां अर्जेंटीना के हाथों फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद फ्रांस ने 2026 के फीफा विश्व कप में भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ फ्रांस ने 8वीं बार फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर ब्राजील की बराबरी कर ली है और दोनों टीमें दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर रहने वाली जर्मनी की टीम ने 12 बार सेमीफाइनल खेला है। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। किलियन एम्बापे बतौर कप्तान अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोलों के साथ ही 3 असिस्ट भी किए हैं। इसके अलावा उस्मान डेम्बेले भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत फ्रांस इस बार विश्व कप जीतने की आस लगाए बैठा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने जाना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किस तरीके से पौधारोपण के महाअभियान का आगाज किया गया है। तो वहीं साथ ही साथ हमने खेल जगत के बारे में भी जानकारी ली और मॉनसून से किस तरीके से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर सड़कों पर हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखाई। जी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।